रात के 10 बज रहे थे। चंदनपुर गांव के एक घर में अजीब सा शोर हो रहा था। मालती और रमेश के झगड़े की आवाजें घर के बाहर तक गूंज रही थी। तुमसे शादी करके तो हमारी पूरी जिंदगी झंड हो गई है। हाँ, मेरी तो जैसे लॉटरी निकल गई है ना। बेवजह बस लड़ती रहती हो। पूरे दिन काम पर रहता हूँ और रात को आऊं तो तुम्हारी बकबक सुनूं। मेरा तो दिन और रात जीना हराम हो गया है। ओहो, तो तुम मुझसे परेशान हो। ठीक है, तो दे दो मुझे तलाक। क्यों रखा है मुझे? दे देता, लेकिन मैं बस इस बात से मजबूर हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरा परिवार छोड़ा था और अब तुमको छोड़कर उनके पास भी तो नहीं जा सकता। जाऊंगा तो बाबूजी मुझे घर में फिर से रहने नहीं देंगे। तो बस फिर क्यों बहस कर रहे हो? चलो सो जाओ चुपचाप। ये सुनकर बेचारा रमेश चुपचाप पलंग पर जाकर सो गया और मालती भी मुस्कुराती हुई उसके बराबर में जाकर लेट गई। 12 बजे वो दबे पांव पलंग से उठी। उसने आईने में देखकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई और अपने बालों को ठीक करके घर से निकल गई। वो घर के बाहर बगल वाले पार्क में पहुंची, जहां पर जगदीप पहले ही मौजूद था। अरे, तुम आज तो बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, आज मैंने लड़ाई करके उसे जल्दी सुला दिया। अगर लड़ाई न करती तो आराम से मुझसे बातें करता। उसके बाद सोता, उसमें तो 2 बज जाते। वो दोनों बाहों में बाहें डाले पार्क में घूमते हुए बातें करने लगे। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो महसूस होता है कि मैं जिंदा हूँ। और उस रमेश की, उसकी तो पूछो ही मत। उसे काम के अलावा कुछ नहीं दिखता। इन्होंने काफी देर बातें की और फिर दोनों वहीं जमीन पर लेटकर चांद को देखने लगे। ये चांद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे क्या बोल रहे हो तुम? चांद का तो हर कोई दीवाना है। कितना खूबसूरत होता है। हाँ, पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अब मुझे ये चांद कुछ खास नहीं लगता। ये सुनकर मालती शर्मा जाती है। ओहो मेरी रोमियो जान, मैं तुम्हारे पति की तरह नहीं हूँ। मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी इनको आसमान में एक आकृति उड़ती नजर आई। अरे वो क्या है? आज चील रात में कैसे उड़ने लगी? वो आकृति इन दोनों के ऊपर ही मंडरा रही थी। अचानक वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। इसका साइज तो बढ़ता ही जा रहा है। वो चीज जैसे ही नीचे आई तो उसे देखकर इन दोनों की आंखें फटी रह गईं। एक भयानक चेहरा, चील के जैसे पंख और लाल चमकती आंखें। हाथ और पैर काफी पतले थी, लेकिन उनमें शक्ति बहुत थी। अरे बाप रे, भूत! जगदीप उसी समय वहां से भाग गया। मालती की एक आंख भी फूट चुकी थी और वो बहुत दर्द में थी। उसी समय उसने मालती के मुंह में हाथ डालकर उसकी जुबान भी खींच डाली। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और फिर उड़ गया। उसी समय रमेश के साथ कुछ गांव वाले वहां आ पहुंचे। अरे ये क्या? ये तो रमेश की पत्नी है। क्या हुआ तुमको? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मालती की जुबान खींच ली गई थी, इसीलिए वो बोल नहीं पा रही थी। रमेश ने आंसू बहाते हुए मालती का सर अपनी गोद में रख लिया। मालती, ये क्या हो गया तुमको? तुम तो मेरे साथ घर में सोई थी। यहाँ क्यों और कैसे आ गई? मालती को मन ही मन बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था। जिस रमेश से बेवफाई करके वो यहाँ अपने आशिक से मिलने आई थी और जो उसे कभी न छोड़ के जाने का वादा कर रहा था, वो तो कब का भाग चुका था। इस घटना के ठीक 14 दिन बाद अवंतिका नाम की एक औरत अपने पति मोहित से बात कर रही थी। अवंतिका, तुमको देखे हुए बहुत दिन हो गए। सिर्फ छोटी सी नोक-झोंक पर तुम वहां मायके जाके बैठी हो। अब तो आ जाओ। क्या अब भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? मोहित, मेरा गुस्सा तो उसी दिन ठंडा हो गया था, लेकिन जब मैंने मम्मी पापा को सब बताया तो उन्होंने मुझे समझाया। जो लड़का मुझे समझने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा, भला मैं उसके साथ क्यों रहूं? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमको समझने में कहाँ गलती कर दी? शादी के बाद से ही तुमको हर हफ्ते घूमना चाहिए था, मैंने वो भी किया। तुमको घर में मॉडर्न ड्रेस पहनकर रहना था, माँ बाबूजी से लड़कर मैंने तुमको वो भी करने दिया ना। और जो भी चीज़ तुमको पसंद होती थी मैं तुमको लाकर भी देता था। इसके बावजूद भी तुम ये कह रही हो कि मैंने तुमको समझने की कोशिश नहीं की। तो क्या हुआ? कोई एहसान नहीं किया मुझ पे तुमने? बीवी हो तुम्हारी, तो फिर क्यों वहां बैठी हो? बीवी हो तो मेरे साथ आकर रहो। क्योंकि मैं ये समझ चुकी हूँ कि मेरे माँ बाप तुम्हारे बारे में सही थे। तुम मेरे लायक थे ही नहीं। अब रहो चुपचाप वहां आराम से। जब मुझे तलाक देना हो तो बता देना, वरना मेरे वहां आने की उम्मीद तो तुम छोड़ ही दो। ये कहकर अवंतिका ने कॉल कट कर दी। मोहित एक पल को बिल्कुल सन्न रह गया। उसको वो सभी बातें याद आ रही थी जो शादी से पहले अवंतिका उससे कहा करती थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने मोबाइल जमीन पर पटक दिया और गुस्से को चीरती हुई एक चीख उसके कंठ से निकली।
उसी समय मोहित के सर पर कोई आकृति मंडरा रही थी। बिल्कुल सही किया बिटिया, इसी तरह इसकी अक्ल ठिकाने आ जावेगी। तू हमारी बात मानकर इससे शादी नहीं करती ना, तो आज तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुन के अवंतिका चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गई। चलो मैं भी सोने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी। अवंतिका के पिता चारपाई लेकर छत पर पहुंचे। वाह, शादी से पहले मेरी बेटी ने इस मोहित के चक्कर में मेरी बहुत बेइज्जती करवाई थी। अब इससे अपने सारे बदले ले लूंगा। तभी उसे आसमान में कुछ उड़ता हुआ नजर आया। ये क्या है? वो आकृति बहुत ही तेजी से उसी की तरफ आ रही थी और वो आकृति उसके ठीक सामने आके खड़ी हो गई। एक पल को उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी और आंखें फटी रह गईं। वो बहुत ही भयानक प्राणी था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अवंतिका के पिता का मुंह नोच लिया। उसकी दोनों आंखें फूट गईं और होंठ भी बुरी तरह फट गया। अरे ये आवाज किसकी है? उसकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी अवंतिका और उसकी माँ छत पर पहुंचे। पिताजी, ये किसने किया? पता नहीं क्या था, वो बहुत भयानक और खूंखार था। उसका बहुत खून बह रहा था। गांव के लोग उसको जीप में डालकर हॉस्पिटल लेकर गए और उसे भर्ती कराया। कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंची। हाँ बोलो भाई, कैसे मुंह नोचवा बैठे? इंस्पेक्टर साहब, मैं छत पर सो रहा था। अचानक एक बेहद भयानक उड़ने वाला प्राणी वहां आया और उसने मेरा मुंह बुरी तरह नोच लिया। अरे कौन है भाई जो उड़ के लोगों पे हमले कर रहा है? इस महीने का ये दूसरा मुंह नोचने वाला केस है। कौन है ये मुंह नोचवा? और अगर ये सच में उड़ना जानता है तो पुलिस इसको कैसे पकड़ेगी? अवंतिका के पिता को ठीक होने में काफी दिन लगे। एक शाम उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी। तभी खिड़की पर किसी की परछाई नजर आई। अरे कौन है बाहर? उस सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसने देखा कि सामने मुंह नोचवा खड़ा हुआ था। उसने अवंतिका की माँ पर भी हमला कर दिया और उसको बुरी तरह घायल करके उड़ गया। माँ, अवंतिका की माँ और बाप दोनों अब पलंग पर आ चुके थे। उसने अब मोहित को कॉल कर दिया। हेलो मोहित, बोलो अब क्या बात है? तुमको तो अब समझ में आ गया ना कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। क्या अब और भी कुछ बोलना बाकी है? मोहित गुस्सा मत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अभी तक मैंने जो किया उसमें मेरी गलती है। तुमने मुझे जिंदगी की हर एक खुशी दी है, फिर भी मैं तुमको छोड़कर आ गई। उसकी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल रही है। अवंतिका ने मोहित को सब कुछ बताया तो उसे बहुत अफसोस हुआ। अवंतिका, अपने आप को अकेला मत समझो, मैं आज ही वहां आ रहा हूँ। मोहित उसी समय अवंतिका के गांव के लिए निकल गया और 4 घंटों के सफर के बाद जब वो वहां पहुंचा तो अवंतिका ने उसे कस कर गले लगा लिया। मोहित ने चैन की सांस ली और शुक्र अदा किया भगवान का, जिसने इतने दिनों बाद अवंतिका को उसकी गलती का एहसास कराया और इन दोनों को आपस में मिलाया। एक लड़की एक बूढ़े आदमी के साथ जंगल की तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर अजीब तरह का डर था और वो बूढ़ा भी कुछ परेशानी में लग रहा था। वो दोनों जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके और उसके बाद अचानक उस बूढ़े ने अपने झोले से चाबुक निकाला और उस लड़की को चाबुक से मारने लगा। वो लड़की चीखती चिल्लाती और उस बूढ़े की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो गिन गिन कर उस लड़की को कोड़े लगा रहा था। उसी समय गांव का एक आदमी मंगरू भी वहां से गुजर रहा था। अरे ये क्या चल रहा है भाई? उसने मोबाइल निकालकर उसी समय उसकी वीडियो बना ली। इस गांव से 200 किलोमीटर दूर मोदीनगर जिले में एक औरत अपने घर की छत पर सो रही थी। तभी उस पर मुंह नोचुआ का हमला हुआ। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही थी। अब लोगों ने रात में निकलना तक बंद कर दिया था और घर की छत पर या आंगन में न सोकर सभी अपने कमरों में ही सोया करते थे। लेकिन फिर भी मुंह नोचुआ के हमलों का कोई अंत नहीं हो रहा था। इससे परेशान होकर पुलिस कमिश्नर ने एक मीटिंग रखी। पूरे राज्य में अजीब सा कोहराम मचा हुआ है। मुंह नोचवा ने तो डर का माहौल ऐसा पैदा कर दिया है जिससे लग रहा है कि पुलिस प्रशासन बस हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सभी लोग आपस में मुंह नोचवा के बारे में बातें करने लगे, लेकिन किसी से कोई हल ना निकला। ऐसे में इंस्पेक्टर करण अपनी कुर्सी से उठा। कमिश्नर साहब, अगर वो कोई जानवर है तो उसकी सीमा एक शहर या गांव तक ही सीमित होनी चाहिए थी, और कुछ लोगों को उसने घर के अंदर घुसकर भी हमला किया है और वो अलग अलग शहरों में अलग अलग घरों में लोगों पर हमले कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसका कोई ना कोई मकसद है। वो किसी की जान नहीं ले रहा, सिर्फ हमले कर रहा है। बात तो तुम्हारी सही है इंस्पेक्टर करण, लेकिन जो हवा में उड़ता हो उसको पकड़ना या उसके बारे में बात करना हमें बहुत मुश्किल लग रहा है। लगता तो मुझे भी मुश्किल ही है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना।
इंस्पेक्टर करण जी जान से इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लग गया। वो हर एक शहर गया जहां मून नोचवा की वारदातें हुई थी और फिर कमिश्नर से आकर मिला। सर, मुझे इस केस में एक चीज कॉमन नजर आई है। कौन सी चीज इंस्पेक्टर करण? मून नोचवा का शिकार होने वाली पहली औरत मालती, वो अपने पति से रोजाना लड़ा करती थी और उसको धोखा दे रही थी। दूसरा और तीसरा हमला अवंतिका की मां पर हुआ सर, और बाप पर भी। और मैंने पता किया कि अवंतिका के माँ बाप उसे उसके पति के खिलाफ भिड़का रहे थे। वो अवंतिका से कह रहे थे कि उसे अपने पति को छोड़ देना चाहिए, जबकि उसका पति मोहित उससे बहुत प्यार करता था सर। हे भगवान, इसका मतलब साफ है सर, वो जो कोई भी है सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला करता है जो एक शादीशुदा मर्द को परेशान कर रहे हैं, या फिर वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को ये सीख दे रहे हैं कि अपने पति को या तो डरा धमका कर रखो, उनकी इज्जत नहीं करो, और अगर वो उसके खिलाफ कुछ भी कहें तो उनको तलाक दे दो। तुमने तो वाकई में काफी अहम कड़ी का पता लगाया है, लेकिन फिर भी सवाल तो अब भी वही खड़ा होता है कि हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं। ये तो तभी होगा सर जब हमें ये पता लगेगा कि वो है कौन और वो ऐसा क्यों कर रहा है। संगीत का असर आया। अगली शाम मंगरू थाने में आया। अरे मंगरू, तुम? हाँ साहब, मैंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा है। ये देखिए। कमिश्नर और करण ने वो वीडियो देखी। ये जहाँ की वीडियो है, आज रात तुम मुझे वहाँ लेकर चलना। करण मंगरू के साथ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। संगीत का असर आया और दोनों छिपकर वहां बैठ गए। रात के 12 बजे के समय वो लड़की और वो बूढ़ा वहां पर आए, और वो हर बार की तरह इस बार भी बूढ़ा लड़की को कोड़े लगाने लगा। संगीत का असर आया। ये सब क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर करण को देखकर वो दोनों ही डर गए। पुलिस, आप दोनों अभी मेरे साथ थाने चलो। इंस्पेक्टर करण ने उन दोनों को थाने ले आया। पूछताछ करने पर पता चला कि वो दोनों बाप बेटी हैं और उस लड़की का नाम मोहिनी है। अगर ये तुम्हारी बेटी है तो तुम वहाँ जंगल ले जाकर क्यों इस पर अत्याचार करते हो? ये सुनकर उन्होंने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर मोहिनी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। प्रथमेश और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसका ट्रेडिंग का बिजनेस था और उसको काफी अच्छी इनकम होती थी। मोहन नचवा अब पूरे शहर में ट्रेडिंग पर हो गया था। सीता, तुम्हारे पिता मुझे क्यों पसंद नहीं करते? मेरी अच्छी इनकम है और मैं और मेरे परिवार में सभी अच्छे से रहते हैं। पर तुम भी तो जानती हो, मैंने आज तक तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है और आगे भी नहीं होने दूंगा। प्रथमेश पिताजी चाहते हैं कि तुम अपना घर कर लो। हाँ तो ठीक है, मुझे अगर वो 3 साल और दे देंगे तो मैं अपना घर भी ले लूँगा। अभी भी तो हम बड़े घर में ही रेंट पर रह रहे हैं ना। 3 साल प्रथमेश, वो चाहे रुक सकती हो लेकिन मैं नहीं रुक सकती। मैं तुमसे शादी करूंगी और वो भी इसी साल में। मोहिनी ने प्रथमेश के साथ भागने का प्लान कर लिया था, इसलिए अब उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया। उसकी शादी करा दी गई और अब मोहिनी खुशी खुशी अपने मायका में रहने लगी। बहू, इस घर की खुशियां अब तुम्हारे हाथों में हैं। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं आप सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। शादी के बाद जब तक प्रथमेश मोहिनी को घुमाता फिराता रहा तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मोहिनी के ऊपर घर की जिम्मेदारी आई तो उनके बीच झगड़े होने लगे। मेरे बस का नहीं है कि मैं पूरे घर का काम संभालूं। मैं अब तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। अब या तो तुम मेरे साथ रह लो या अपनी माँ के साथ। मोहिनी, तुम इस घर की बहू हो, अगर तुम काम नहीं करोगी तो कौन करेगा भला? ओहो, तो तुमको नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्ही ने शादी से पहले मुझसे कहा था ना कि तुम घर में अच्छे से रहोगी और कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। वो सब मैंने बोला था ये सोचकर कि तुम मुझे समझोगी, लेकिन तुमको तो बस अपनी माँ और बहन नजर आ रही है। मैं अभी पिताजी को बताती हूँ। इसी दौरान मून नचवा की कहानी धीरे धीरे पूरी दुनिया में, पूरे घर में, पूरे समाज में फैल गई और इस बीमारी से और इस डरावनी बीमारी से सब डरने लगे, क्योंकि रात में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, नहीं तो मून नोचवा वाला जानवर लोगों का मून वॉच कर भाग जाता था।